हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के आधार पर हिंदी के नए समीक्षकों के ऊपर। अगर देखा जाए तो कुल 40 के आसपास नए समीक्षक पाए जाते हैं, जिसमें कि हम आज के वीडियो लेक्चर में कुल 10 समीक्षकों पर बातचीत करेंगे और उन पर किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, उनकी रचनाओं को लेकर, उनकी स्थापनाओं को लेकर उस पर भी बातचीत करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से आज का ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपका जो बेस है वो मजबूत रहे। जिन 10 आलोचकों को आज हमने लिया है उसमें है अज्ञे, इंद्रनाथ मदान, बच्चन सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, भवदेव पांडे, रामदर्श मिश्र, विजय देवनारायण शाही और जगदीश गुप्त। ये 10 नए समीक्षक आज के वीडियो लेक्चर में शामिल हैं, जिनकी रचनाओं और स्थापनाओं से हम आज रूबरू होंगे। देखा जाए तो नए समीक्षक किसे कहते हैं, उनका क्या मतलब है, तो नए समीक्षकों से तात्पर्य उन समीक्षकों से है जो आधुनिक भावबोध को केंद्र में रखकर समीक्षा कर्म में यानी कि आलोचना में प्रवृत्त हुए आए। अब आधुनिक भावबोध क्या है, इसको जानने के लिए मेरी इससे जस्ट पहले की एक वीडियो है जिसमें है आधुनिक भावबोध और नई समीक्षा, तो उसमें मैंने विस्तार से बातचीत किया है और आगे पॉइंट्स में हम समझेंगे कि कैसे ये अपने पहले की आलोचना से अलग हैं, क्यों इनको नया समीक्षक कहा जा रहा है। देखा जाए तो मार्क्सवादी विचारधारा या रोमांटिक जीवन दृष्टि अलग आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन जिसको कि अकेलापन भी कहा जा सकता है, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग टटोल रहे हैं तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर विशेष बल दे रहे हैं। इससे पहले हमने मार्क्सवादी आलोचना के बारे में भी बातचीत किया था और लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नए समीक्षक हैं उनकी समीक्षा के केंद्र में है विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, अजनबीपन, इन सब से इनका साक्षात्कार हुआ और फिर सामने आया अस्मिता का संकट और अनुभूति की प्रामाणिकता। जब आप नई कविता और नई कहानी पढ़ेंगे तो इसमें अनुभूति की प्रामाणिकता मुख्य सवाल उभर कर सामने आया हुआ है, साथ में अस्मिता का संकट भी है और व्यक्ति बनाम समाज का जो द्वंद्व है वो भी उभर कर आता है। बाद में यही अनुभूति की प्रामाणिकता इतना विशाल रूप धारण कर लेता है कि कई विमर्श इस पर आधारित हो जाते हैं, जिसमें कि दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, जितने भी तरीके के विमर्श हैं उसमें अनुभूति की प्रामाणिकता ही है। कई बार सवाल उठ जाता है कि दलित साहित्य दलित द्वारा लिखा जाएगा तभी माना जाएगा, या फिर स्त्री साहित्य स्त्री द्वारा लिखा जाएगा तभी स्त्री साहित्य कहलाएगा। तो मुख्य सवाल उठता है कि अनुभूति की प्रामाणिकता। जाहिर सी बात है कि जो जिस चीज़ को भोगा रहेगा, सहा रहेगा, वही उस चीज़ को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकता है। कई बार मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए कहता हूँ कि एक सच्चा प्रतियोगी छात्र होने की वजह से मैं उसी तरह से आप सभी को पढ़ाना चाहता हूँ शिक्षक के रूप में भी, कि कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता हासिल करें। क्योंकि एक समय था कि मैंने भी तमाम लोक सेवा आयोगों में और विश्वविद्यालयों में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू इत्यादि दिया, सफलता असफलता का दौर चलता रहा। तो इसीलिए मैं आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में, जितने भी वीडियो लेक्चर पढ़े हुए हैं, सब में अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता हूं और उसी प्रामाणिकता के आधार पर बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग जो सच्चाई है उस तक पहुंच सकें और अपने मेहनत को ध्यान में रखते हुए मंजिल को हासिल करें। तो ये क्या है, अनुभूति की प्रामाणिकता है, चाहे वो लिखित परीक्षा का अनुभव रहा हो, चाहे इंटरव्यू का अनुभव रहा हो। तो बिना अनुभूति के कुछ संभव नहीं है। ये नए समीक्षकों के मन में भी सवाल आया और उन्होंने अपनी समीक्षा के केंद्र में अनुभूति की प्रामाणिकता को बहुत ही जबरदस्त तरीके से उठाया है। देखा जाए तो ये जितने भी नए समीक्षक हैं आज के लेक्चर में, तो हमने कुल 10 समीक्षकों को ही शामिल किया है।
लेकिन ये दसों एक ही दिशा में चलने वाले नहीं हैं, बल्कि इनका अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग विचार है, उद्देश्य एक ही है इन लोगों का। तो देखा जाए इनमें भी सभी एक सीधी तनी हुई रस्सी पर चलने वाले नहीं हैं। कईयों को रचना में निहित प्रगतिशील वैचारिक आधार प्रिय है, जो कि इसके पहले चल रहा था, जिसको कि हम मार्क्सवादी विचारधारा से जोड़कर देखते हैं। तो एक तनी हुई रस्सी पर ये सीधे नहीं चलने वाले थे। इसमें से कई ऐसे आलोचक हैं जिनको कि प्रगतिशील विचारधारा प्रिय रही है, और इनमें समानता इतनी ही है कि ये आधुनिक भावबोध को बहुत दूर तक स्वीकार करते हैं और यांत्रिकता के दबाव से मानवीय संवेदना और सृजनात्मक चेतना को बचाए रखना चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स उभर कर आए कि यांत्रिकता, जो मशीनीकरण है, कि व्यक्ति समाज के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, और मशीन की तरह कि जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके दबाव से अलग करते हुए जो मानवीय संवेदना है और सृजनात्मक चेतना है, उसको बचाए रखना भी हिंदी के नए समीक्षकों का एक कर्तव्य रहा है, दायित्व रहा है। और वो कहाँ से आया? आधुनिक भावबोध को महसूस करने के बाद ही आया। कई बार आप देखते होंगे कई व्यक्ति मशीन हो चुके हैं कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पर ये काम करना है, ठीक है। और देखेंगे कि उसमें जो मानवीय संवेदना वो धीरे धीरे लोगों के अंदर से खत्म हो रही है, और सृजनात्मक चेतना भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोग अपने लाइफ से एकदम परेशान हैं। ऑफिस काम करने के बाद घर आते हैं, फिर ऑफिस, फिर घर। तो इस तरीके से आदमी क्या है, परेशान चल रहा है। लेकिन उस समय में जब का दौर है, लगभग मैं बताऊं 1940 के आसपास का जो दौर रहा है, उसी समय ये हिंदी के नए समीक्षक उभर कर सामने आए, और बाद में इनकी एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें कि मैंने बताया कि कुल 40 आलोचकों को मैंने शामिल किया है इसमें, और आज के लेक्चर में केवल 10 ही हैं। तो बात करते हैं पहले जो समीक्षक हैं, अज्ञे। अज्ञे का नाम आप लोग पूरा जानते होंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और ये मूल रूप से कवि थे, लेकिन इन्होंने आलोचना भी लिखी है, निबंध भी लिखे हैं, संपादक भी रहे हैं। तो जैसे ही मैं अज्ञे कर रहा हूँ, आपके दिमाग में विकिपीडिया की तरह बहुत सारी चीज़ें छप गई होंगी, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो इस तरीके से अपने को बना लें कि जैसे ही कोई पॉइंट्स भी कहा जाए तो उस पॉइंट्स के 8-10 उत्तर उनके दिमाग में आ जाए। तो बात कर लेते हैं अज्ञे, जिनका जन्म हुआ 1911 में और इनकी मृत्यु हुई 1987 में। ये मूलतः रचनाकार हैं। रचनाकार यहाँ कहने का मतलब है कि ये लेखक, आलोचक के तौर पर उतने नहीं रहे। बाद में इनकी आलोचना की जो विशेषता थी, या फिर आलोचक का रूप दिखाई पड़ा, वो बाद में चला। पहले इनको कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, ये तो बहुत मल्टी डायमेंशनल लेखक रहे हैं। फिर भी इनकी आलोचनात्मक विशेषता कहाँ कहाँ दिखाई पड़ती है? अपने निबंधों में तथा संपादित कृतियों की भूमिकाओं में आपने रचना के संबंध में सूत्र रूप में जो विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें स्वीकार कर अनेक समीक्षकों ने अपने समीक्षा कर्म को सार्थक बनाया है। आप देखेंगे हिंदी आलोचना में 2 ऐसे महत्वपूर्ण नाम रहे हैं, अज्ञे और मुक्तिबोध, जिनकी आलोचना दृष्टि को पढ़कर कई लोग आलोचक बन गए। और सौभाग्य की बात यह है कि मैंने खुद अज्ञे और मुक्तिबोध के आलोचना कर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया है, और गंभीरता से इसका मैंने अध्ययन किया था। भविष्य में हो सकती है कि इन बुक भी आए। आप लोगों की अगर कृपा रहेगी तो जल्दी से बुक निकल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अज्ञे मूलतः रचनाकार थे, लेकिन इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से, संपादित कृतियों के माध्यम से, जब संपादित कृतियां मैं कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत चारों तार सप्तक आ जाने चाहिए, और बाकी जो भी रचनाएं हैं, बाद में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी और रचनाएं हैं, उनमें इनका आलोचक रूप दिखाई पड़ता है। खासतौर से प्रयोगशीलता, आत्माभिव्यक्ति, संवेदना का पुनः संस्कार, मानववाद, साधारणीकरण और संप्रेषण, परंपरा और आधुनिकता, तथ्य और सत्य, संकटग्रस्त अस्मिता, अनुभव की अद्वैतता, अहम का विलयन, स्वाधीन चेतना और सृजनात्मक क्षमता, वर्ण की स्वतंत्रता और नैतिकता की संभावना, मृत्यु का संत्रास और जिजीविषा आदि वे विषय सूत्र हैं जिन पर अज्ञे ने अपने विचार को प्रस्तुत किया है, जो उनकी परंपरा के आलोचकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। वस्तुतः अज्ञे के
सारे चिंतन के केंद्र में विज्ञान के विकास के समानांतर मानव संवेदना के विकास की चिंता है। उन्होंने देखा कि विज्ञान का तो विकास हो रहा है, लेकिन मानव संवेदना के विकास को भी आगे बढ़ाना है। मुख्य चिंता ये रही है। ये वो दौर है जब आज आप देखेंगे कि यूक्रेन और रसिया में इस समय युद्ध चल रहा है, लेकिन उस समय भी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसी की पृष्ठभूमि में इन्होंने जितने भी नए समीक्षक हैं उनके दिमाग में आया कि विज्ञान तो प्रगति कर रहा है, लेकिन क्या मानवीय संवेदना भी विकास कर रही है या फिर उसमें कमी आ रही है? क्योंकि उस समय जापान पे परमाणु बम हमला भी हुआ था, ठीक है, उसके 2 शहरों में कि आपने पढ़ा भी होगा। तो उसी के पृष्ठभूमि में एक तरीके से जो आलोचक का रूप है वो भी बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर विज्ञान के विकास ने हमें तत्व के अस्तित्व के प्रति ही शंकालु बना दिया है। इस फटिक की परीक्षा के दौरान विज्ञान ने पाया है कि वह रचना ही रचना है। उसके भीतर अनेक स्तर और चेहरे तो हैं, किंतु वे किस तत्व के हैं यह स्पष्ट नहीं हो सका है। दूसरी ओर मनोविज्ञान की आधुनिक शोधों ने प्रमाणित कर दिया है कि मन भी एक यंत्र है। ऐसी स्थिति में नैतिक बोध भी एक यंत्र शासित कल्पना है। जिस विज्ञान ने कभी मनुष्य को बुद्धि संपन्न मानकर अन्य जीवों से अलग किया था, उसी विज्ञान ने आज उसे पशु से अभिन्न प्रमाणित कर दिया है। आज का मनोविज्ञान समाज को बदलने या उसे कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करने की कोई प्रेरणा नहीं देता है। ऐसी स्थिति में मानव का संशयग्रस्त होना स्वाभाविक है। आगे कहते हैं कि आधुनिक साहित्यकार के लिए इस परिस्थिति को अनदेखा करना असंभव है, लेकिन देखकर स्वीकार कर लेना भी असंभव है। जितना ही वह दिखती है उतना ही उसे भेद कर भीतर गहराई में बैठना और आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार संवेदना में द्विभाजन हो जाता है। एक तो संवेदना नंगी पर उस पर इस प्रकार द्विभाजित, यह बात आधुनिक साहित्यकार की समस्या को और पाठक से उसकी दूरी को एक नया आयाम देती है। आगे का यह चिंतन आधुनिक साहित्य बोध को समझने की दृष्टि देता है। इस प्रकार इसके आधार पर उनकी रचनाओं को परखा जा सकता है। और अब परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार कुछ रचनाएं पूछी गई हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। आगे का साहित्य चिंतन उनके द्वारा संपादित काव्य संग्रहों की भूमिकाओं के अतिरिक्त त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अंतरा, आलवाल, अद्यतन, युग संधियों पर, धार और किनारे आदि महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। लेकिन ये सब क्या है, बिखरे हुए हैं। इनको एक जगह कलेक्ट करने की जरूरत है। अब तो अज्ञेय रचनावली भी प्रकाशित हो गई है, तो कलेक्ट हो चुका है। अगर बात करें तो हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य और उसके संशोधित संस्करण आधुनिक हिंदी साहित्य, जिसका प्रकाशन सन 1976 ईस्वी में हुआ था। इसमें अज्ञेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर व्यवस्थित विचार व्यक्त किया है। उनके विचारों ने अनेक परवर्ती समीक्षकों को इस दिशा में सोचने के लिए बाध्य किया है। विशेष रूप से तथ्य और सत्य तथा अनुभव की अद्वितीयता के संबंध में उनके विचारों ने काव्य की स्वायत्तता पर बल देने वाले समीक्षकों को प्रेरणा और शक्ति प्रदान की है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ध्यान में रखिए, आगे के जो भी विचार रहे हैं, उनका जो भी आलोचना के केंद्रीय विषय वस्तु रहे वो समझ में आ गए होंगे। और बाकी जो रचनाएं यहाँ पर मैंने गिनाई, त्रिशंकु से लेकर धार और किनारे तक, कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए प्रकाशन वर्ष और रचनाओं का नाम भी आप ध्यान में रख लीजिए। दूसरे जो आलोचक हैं हिंदी के नए समीक्षकों में, उनका नाम है इंद्रनाथ मदान। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के अब तक प्रेमचंद एक विवेचन, जयशंकर चिंतन और कला, तुलसीदास चिंतन और कला, उपन्यासकार अश्क, आलोचना और काव्य, हिंदी आधुनिक हिंदी कविता का मूल्यांकन, आज का हिंदी उपन्यास, हिंदी कथा साहित्य, हिंदी कहानी अपनी जबानी, आधुनिकता और हिंदी साहित्य, आधुनिकता और हिंदी आलोचना, आधुनिकता और हिंदी उपन्यास आदि प्रकाशित हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इंद्रनाथ मदान आलोचना के क्षेत्र में आए तो सबसे पहले उन्होंने प्रेमचंद पर काम किया, फिर इसके बाद जयशंकर प्रसाद पर काम किया, फिर तुलसीदास पे, फिर उपेंद्र नाथ अश्क पे उन्होंने काम किया उपन्यासकार अश्क के नाम से, फिर आलोचना और काव्य को लेकर बातचीत किया, आधुनिक हिंदी कविता का मूल्यांकन किया, इसके बाद हिंदी कथा साहित्य, हिंदी आज का हिंदी उपन्यास, इन सब पर बातचीत करते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 विधाओं पर उन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिसमें कि आधुनिकता और हिंदी आलोचना,
आधुनिकता और हिंदी उपन्यास, ये दो महत्वपूर्ण आपको आलोचनात्मक काम इनके दिख रहे हैं। हो सकता है कि प्रतियोगी परीक्षा में कभी भी पूछे जा सकते हैं। इंद्रनाथ मदान, अगला पॉइंट है कि आपने साहित्य को आधुनिक भावबोध की दृष्टि से मूल्यांकित किया है। उनकी आलोचना दृष्टि उन वादों को तोड़ती है जो कृति पर आरोपित होकर उसकी पहचान को विकृत करते हैं, उसे विचारधारा विशेष के बने बनाए खांचों सांचों में ढालकर उसका सरलीकरण विकृतीकरण करते हैं। डॉक्टर मदान आलोचना को रूढ़ तथा जड़ होने से बचाते हैं। यही उनकी आलोचना दृष्टि की मौलिकता है कि पूरा आलोचनात्मक लेख पढ़ जाने के बाद भी पाठक उससे उबता नहीं है। अगले जो आलोचक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, इनका नाम लेते ही आपके दिमाग में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आ चुका होगा। देखते हैं कि बच्चन सिंह ने कौन कौन सी आलोचनात्मक कृतियों को लिखा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अब तक हिंदी नाटक, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, बिहारी का नया मूल्यांकन, समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती, आलोचक और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इंपॉर्टेंट है इतिहास ग्रंथ की दृष्टिकोण से। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट है। साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है कि आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये बच्चन सिंह का है। कथाकार जैनेन्द्र, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिससे कि सभी प्रतियोगी छात्र परिचित होंगे, सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उपन्यास का काव्यशास्त्र आदि आलोचनात्मक कृतियां प्रकाशित हैं। तो बच्चन सिंह ने हिंदी आलोचना में काफ़ी काम किया है और कई नए दृष्टिकोणों से भी इन्होंने काम किया। नाटक पर काम किया, रीतिकाल पर काम किया है, बिहारी का नया मूल्यांकन किया, आलोचक और आलोचना नाम से पुस्तक लिखी। फिर आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, आप देखे होंगे कि हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली करके एक बुक आई हुई है। ठीक ये उससे पहले की बुक है और इसमें जो भी पारिभाषिक शब्द हैं उनको विस्तृत रूप से समझाया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। साहित्य का समाजशास्त्र, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और साथ ही में रूपवाद पर इन्होंने काम किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ते हुए, ये जब भी मौका मिले आपको तो ज़रूर इसको पढ़िए, ताकि हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल का तो और आपको क्लियरिटी होगी। इसके अलावा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो आपके पास होगी, बाकी जो भी रचनाएं हैं उनको दिमाग में रखिए। आगे बात करते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने आलोचना के नए औजारों से टकराने और उनकी उपयोगिता एवं औचित्य की छानबीन करने में अधिक रुचि दिखाई है। नए रचनाकारों की ताजी रचनाओं के विवेचन विश्लेषण में कम है। यह दूसरी बात है कि जब वे प्रतिष्ठित रचनाकारों पर विचार करते हैं तो पूरी संजीदगी और सतर्कता से काम लेते हैं और प्रायः प्रतिष्ठित और स्वीकृत आलोचकों से हटकर अपनी बात भी कहते हैं। उनके लेखन में तुलना और समग्रता तो है, किंतु नव्यता और ताजगी नहीं है। ठीक है, तो ये हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। और आखिर में है कि वे एक इतिहास धर्मा आलोचक हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इतिहास धर्मा आलोचक रामचंद्र तिवारी ने किसको कहा है, तो हैं बच्चन सिंह। अगले आलोचक के बारे में बात करें तो ये गिरिजा कुमार माथुर हैं और जब भी तार सप्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें इनका नाम आता है। गिरिजा कुमार माथुर का काव्य चिंतन नई कविता के संदर्भ में विकसित और पुष्ट हुआ है। आपने नई कविता की ऐतिहासिक पीठिका, नूतन भावबोध, मानवीय मूल्यों का परिप्रेक्ष्य जैसे विषयों पर गंभीरता से विचार किया है। आपके आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह नई कविता सीमाएं और संभावनाएं शीर्षक से प्रकाशित है। ये इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि नई कविता सीमाएं और संभावनाएं किसकी है, तो ये है गिरिजा कुमार माथुर की। आपने तार सप्तक के अपने वक्तव्य में कहा था, विषय की मौलिकता का पक्षपाती होते हुए भी मेरा विश्वास है कि टेक्निक के अभाव में कविता अधूरी रह जाती है। ये हो सकता है कि कथन के तौर पर पूछा भी जाए कि विषय की मौलिकता का पक्षपाती होते हुए भी मेरा विश्वास है कि टेक्निक के अभाव में कविता अधूरी रह जाती है। किसका कथन है? गिरिजा कुमार माथुर का। टेक्निक के अंतर्गत आपने भाषा और व्यंजना तथा छंद एवं ध्वनि विधान पर बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि टेक्निक का मतलब क्या है, भाषा और व्यंजना।
बाद को आपने नई कविता के बोध पक्ष पर भी विचार किया है। आप नूतन काव्यधारा के विकास को प्रयोगवाद और नई कविता में विभक्त करके नहीं देखना चाहते थे, जिसपे कि हम बात करते हैं कि नई कविता क्या प्रयोगवाद दोनों अलग है कि एक ही है, लेकिन यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर अलग नहीं करते हैं। आपकी दृष्टि में इस विकास को आधुनिकता की प्रक्रिया के प्रथम और द्वितीय उन्मेष के रूप में देखना चाहिए। मतलब जो प्रयोगवाद है वो नई कविता का प्रथम उन्मेष है और नई कविता द्वितीय उन्मेष है। माथुर नूतन काव्यबोध को चेष्टापूर्ण जटिल अनुभूतियों के आरोप, निरीह याचना, सधुकड़ी करुणा, दार्शनिक पौराणिक प्रतीकों द्वारा गरिमाभास, बौद्धिकता के छूछे प्रयास, सूक्ति और वक्तव्य तथा जैन बुद्धिज्म आदि दूरस्थ दर्शनों की पूट द्वारा लाए गए नव अध्यात्मवाद, नए अनुभवों के नाम पर फूहड़, अश्लील, विभत्स, अशिष्ट, कुरुचिपूर्ण और नंगे विवरणों तथा नवीनता के नाम पर अपने परिवेश से कटकर काफ्का और कामू के अंध अनुकरणों से बचाकर वास्तविकता के अनावृत साक्षात्कार से जोड़ना चाहते हैं। इस दृष्टि से आपके नूतन काव्यधारा के विकास का विश्लेषण किया है। तो यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर ने नवीनता पर जोर दिया है कि आखिरकार नवीनता क्या है। नवीनता के नाम पर आप फूहड़, अश्लील, विभत्स, अशिष्ट, कुरुचिपूर्ण और नंगे विवरणों को नहीं प्रस्तुत कर सकते, या फिर अपने परिवेश से कटकर काफ्का और कामू का ही नकल नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखेंगे कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में टीचर्स को पढ़ाते हुए कि वो अपने यहाँ की कम बात करते हैं, विदेशों की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। बार बार वो काफ्का की बात करेंगे, कामू की बात करेंगे, ऐसा लगेगा कि मानो वो काफ्का और कामू के साथ कभी उठा बैठा करते थे। तो गिरिजा कुमार माथुर का भी कहना है कि अपने परिवेश से कटकर इस तरीके के नकल से बचना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ यही है। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है डॉक्टर रघुवंश। डॉक्टर रघुवंश नई समीक्षा के साथ गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारतीय का काव्य आदि आपकी नई समीक्षा से संबंध प्रसिद्ध कृतियां हैं। यानी कि अगर डॉक्टर रघुवंश के समीक्षात्मक पुस्तकों के बारे में बात करें तो साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारती का काव्य, भारती धर्मवीर भारती का काव्य, ये सब इनकी पुस्तक हैं, समीक्षात्मक पुस्तक हैं। कहने के लिए हम ये लिखते हैं रघुवंश की, कहने के लिए हम धर्मनिष्ठ हैं, आदर्शवादी हैं, मानवतावादी हैं, पर सब कुछ होकर भी आंतरिक निष्ठा का बल हम में नहीं है जो जीवन धारा को अग्रसर करता है। ठीक है, तो इनका विचार आप देख रहे हैं कि कुछ अलग ढंग का है। रघुवंश जी स्वीकार करते हैं कि आज की कविता में कुंठा, निराशा, अवसाद, आवेश, दुरूहता, अस्पष्टता, विशृंखलता आदि हैं, किंतु इसे वे पिछले युगों की जड़ अंध आस्था के प्रति गहरे विद्रोह की उपज मानते हैं। रघुवंश जी की मानता है कि आज प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात करने वाले पूंजीवादी देशों और समाजवादी विचारधारा को महत्व देने वाले समाजवादी देशों दोनों में ही मानव व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा पर संकट है। चाहे वो पूंजीवादी देश हों, चाहे अपने को समाजवादी कहने वाले देश हों, दोनों ही में मानव व्यक्तित्व यानी अस्मिता खतरे में है, ऐसा मानना है रघुवंश जी का। वे कहते हैं कि इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति में प्रजातांत्रिक तथा समाजवादी दोनों ही विचारधाराओं को स्वीकार करने वाले देशों में समान रूप से मानव व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा पर संकट है। यह संकट इसलिए है कि दोनों ही व्यवस्थाओं ने मानव को यंत्र बना दिया है। इसलिए आज हमें यांत्रिक जड़वाद से आगे बढ़कर वैयक्तिक स्वतंत्रता का आह्वान और नए मानवतावाद की प्रतिष्ठा करना है। वे यह मानते हैं कि नई कविता का कवि मानव व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के लिए पिछले सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। डॉक्टर रघुवंश ने आधुनिकता के संबंध में भी पर्याप्त उहापोह किया है। उनकी दृष्टि में आधुनिकता न तो मूल्य दृष्टि है न मूल्य उपलब्धि है, उसे सामाजिक परिवेश के रूप में देखना भी भ्रम है। तो हो सकता है कि ये कोटेशन आपको परीक्षा में आ सकता है कि किसका है, कि आधुनिकता न तो मूल्य दृष्टि है न मूल्य उपलब्धि है, इतना ही भी पूछ सकता है। वस्तुतः आधुनिकता रचना दृष्टि है, शुद्ध सृजनशीलता है। ये आंसर वो दे रहे हैं कि आधुनिकता रचना दृष्टि है, शुद्ध सृजनशीलता है, उसका न कोई आदि
मध्य तथा अंत है, न परिणाम ही है। वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मूल्य निरपेक्ष है, पर उसमें मूल्यों का बोध रचना के स्तर पर बना रहता है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान में रखिए कि आधुनिकता रचना दृष्टि है, शुद्ध सृजनशीलता है, उसका न कोई आदि, मध्य तथा अंत है, न परिणाम ही है। इतना दूर तक आया हुआ है एक परीक्षा में, तो ध्यान में रखिए कि ये है डॉक्टर रघुवंश का। इस अर्थ में उसे मूल्यों का स्रोत भी कहा जाएगा तथा वह यथार्थबोध तथा अनुभव संदर्भ भी प्रस्तुत करती है। जहाँ तक नई समीक्षा की प्रचलित पद्धति के स्वीकार का प्रश्न है, तो रघुवंश जी ने कविता में अनुभव संदर्भ की उपेक्षा कभी नहीं की, किंतु आलोचना में वातावरण, परिस्थिति, युग जीवन, सांस्कृतिक मूल्य, रचना प्रक्रिया, कवि की मन स्थिति आदि को वे वहीं तक महत्व देते हैं जहाँ तक वे कृति के संरचनात्मक संगठन के अंग या तत्व बन सके हैं, इसके आगे नहीं। इधर रघुवंश जी का झुकाव सांस्कृतिक नव्यालोचन की ओर प्रतीत होता है। ये रामचंद्र तिवारी लिख रहे हैं, क्योंकि जो ये हिंदी के नए समीक्षक हैं, एक तरीके से समकालीन भी कहे जा सकते हैं। इसमें कई ऐसे समीक्षक हैं जो कि रामचंद्र तिवारी के भी जीवन काल में रहे होंगे, और आप सभी के जीवन काल में भी ऐसे कई समीक्षक मिल जाएंगे जो कि जीवित हैं, जिनको आपने सेमिनारों में सुना होगा या फिर अन्य जगहों पर आपको देखने का मौका मिला होगा इनको। ठीक है, आगे बात करते हैं रघुवंश जी के बारे में, कि वे कहते हैं साहित्य चिंतन के क्षेत्र में संरचना के दृष्टि के साथ रचना के अनुभव को व्यापक मानवीय मूल्यों से जोड़ने की प्रवृत्ति के कारण एक नई दृष्टि का विकास हुआ है, जिसे सांस्कृतिक नव्यालोचन कहना चाहे तो कह सकते हैं। इनके बारे में नंद किशोर नवल के अनुसार कि निम्न मूल्यों के प्रति किसी प्रकार की प्रतिबद्धता न मानने के कारण रघुवंश जी रूपवादी खेमे में चले गए हैं। आप जानते हैं कि हिंदी आलोचना में रूपवाद भी एक आलोचना पद्धति रही है। ठीक है, तो इनको रूपवादी भी माना जाने लगा बाद में। अगले जो समीक्षक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रथम दौर के समीक्षकों में इनका नाम उल्लेखनीय है। नई कविता के प्रतिमान, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नई कविता के प्रतिमान लिखकर आपने नई कविता के नए संदर्भ और नए भावस्थर को समझाने की कोशिश की थी। लगभग इसी समय आपने लघु मानव को नई कविता के केंद्र में प्रतिष्ठित किया था। आपके अनुसार नई कविता आज की मानव विशिष्टता से उद्भूत एवं लघु मानव के लघु प्रवेश की अभिव्यक्ति है, जो एक और आज की समस्त नैतिकता और विषमताओं को तो भोग ही रहा है, साथ ही उन समस्त नैतिकताओं के बीच वह अपने व्यक्तित्व को भी सुरक्षित रखना चाहता है। आपने यह भी स्पष्ट किया था कि नई कविता पर आधुनिकता का सबसे अधिक छाप है। नई कवियों के संबंध में आपने कहा था कि विषय वस्तु की नवीनता, स्वस्थ व्यक्तित्व और व्यंजना की प्रति ईमानदारी, बौद्धिक आधार, सर्वथा नई मान्यताओं के प्रति आग्रह है। ये चार विशेषताएं ऐसी हैं जिसमें कि आधुनिकतम प्रवृत्तियों से सदैव संबद्ध रहेगा। तो ये चार विशेषताओं को आप ध्यान में रखिए। कौन कौन सी है? कि स्वस्थ व्यक्तित्व और व्यंजना के प्रति ईमानदारी, विषय वस्तु की नवीनता, बौद्धिक आधार, सर्वथा नई मान्यताओं के प्रति आग्रह। हो सकता है कि ये वैकल्पिक रूप में कभी भी प्रश्न आ सके। 1966 ईस्वी में आपकी दूसरी पुस्तक नए प्रतिमान पुराने निकष प्रकाशित हुई। इसमें आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन लक्षित होता है। इस कृति में आपने स्थापित किया कि अज्ञेय, शमशेर, सर्वेश्वर, भारती, कुंवर नारायण आदि सभी कवियों में रूमानी भावुकता के अवशेष हैं। डॉक्टर निर्मला जैन के शब्दों में इस प्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के व्याख्याकार होने के साथ ही नई कविता के बाद के गैर रूमानी कविता के उद्घोषक भी हैं। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत वर्मा से ज़्यादातर सवाल आता है कविता के नई कविता के प्रतिमान से संबंधित प्रश्न आते हैं, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ नामवर सिंह का भी एक की आलोचनात्मक बुक है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, आपको इसको क्लियर करना है। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है डॉक्टर भवदेव पांडे। भवदेव पांडे समकालीन आलोचकों में एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। उनकी अब तक यंग महिला, नारी मुक्ति का संघर्ष, पांडे वेचन शर्मा उग्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं निराला, हिंदी कहानी का पहला दशक, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, उग्र का परिशिष्ट, आलम आदि आलोचना कृतियां प्रकाशित हैं। उन्होंने उग्र
निराला एवं आचार्य शुक्ल के आलोचना कर्म को नई दृष्टि से मूल्यांकित किया है। भवदेव पांडे का एक हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, कई बच्चों के पास होगा भी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास करके उन्होंने लिखा है, पतला सा बुक है। बाकी इन्होंने पांडे वेचन शर्मा उग्र पे काफ़ी काम किया है, 2-3 पुस्तकें यहाँ पर आप देख रहे हैं। और मुख्य रूप से जो इनकी रचना है हिंदी कहानी का पहला दशक, ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। अगले जो राइटर हैं उनका नाम है डॉक्टर रामदर्श मिश्र। डॉक्टर रामदर्श मिश्र समीक्षा के सिद्धांत पक्ष का व्यवहार पक्ष दोनों से जुड़े रहे, समीक्षा के सिद्धांत पक्ष और व्यवहार पक्ष दोनों से जुड़े रहे हैं, इसीलिए वे हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ का निर्देशन भी कर सके हैं और आधुनिक हिंदी कविता के सर्जनात्मक संदर्भ की पहचान भी इन्होंने की है। मिश्र जी कविता के साथ ही उपन्यास और कहानी की समीक्षा में भी काम किया है। वस्तुतः आपकी समीक्षा दृष्टि किसी वाद या विचार या संप्रदाय के भीतर कभी नहीं रही है। आप यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक कवि युग चेतना की सापेक्षता में नया सर्जन करता है, इसलिए पिछले युगों की सापेक्षता में हर नए युग का सर्जक कवि आधुनिक भावबोध वाला होता है। मिश्र जी कविता के भीतर जिंदगी के अनुभव सत्य को देखते हैं, किसी बाहरी जीवन सत्य को कविता पर आरोपित नहीं करते हैं, किंतु जहां किसी जटिल कविता के कई आयाम, कई स्तर और कई अर्थ संभावनाएं होती हैं, वहां कविता के मूल स्वर को पहचानने के लिए कवि की अन्य कविताओं, उसकी समीक्षाओं तथा उसके जीवन संदर्भों से भी सहायता लेते हैं। इसलिए आपकी समीक्षाएं सामान्यतः साफ सुथरी और बोधगम्य होती हैं। अगले जो आलोचक हैं विजय देवनारायण शाही, इनका नाम लेते ही आपके दिमाग में सप्तक के कवियों का नाम भी आ जाता होगा और आपके दिमाग में यह भी आ गया होगा कि ये किस सप्तक से संबंधित है। विजय देवनारायण शाही ने बहुत कम लिखा है, किंतु जितना लिखा है बहुत ही सार गर्भ और मौलिक लिखा है। आधुनिक संदर्भ से जुड़ी आपकी 2 समीक्षा कृतियां छठवां दशक और साहित्य क्यों प्रकाशित है। कई बार पूछा जा चुका है छठवां दशक किसकी समीक्षात्मक कृति है, विजय देवनारायण शाही। शाही का कई बार विकल्पों में छोटा इनाम रहता है, शाही रहता है, बाकी बड़ा नाम उनका ध्यान में रखिए, पूरा नाम। आपका प्रसिद्ध लंबा निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस नई कविता के संयुक्तांक में प्रकाशित हुआ था। कहाँ प्रकाशित हुआ? ये नई कविता पत्रिका के संयुक्त अंक में प्रकाशित हुआ। इस निबंध में शाही ने यह स्पष्ट किया था कि लघु मानव की अवधारणा मनुष्य का जो सर्वश्रेष्ठ है उससे हमारे संबंध को तोड़ देती है। उन्होंने कहा कि लघु और महत् दोनों कहीं न कहीं वैसे ही मिलते हैं जैसे यथार्थ और आदर्श। ठीक है। इस संबंध में उन्होंने प्रसाद जी की सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा करते हुए कहा था कि सबसे पहले प्रसाद जी ने ही यथार्थ को लघु से और आदर्श को महत् से संबद्ध किया और यथार्थ और आदर्श दोनों को संबंधित दृष्टि से देखने की कोशिश की है। शाही जी निभ्रांत रूप से यह मानते हैं कि यूरोपीय मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग की भांति हुबहू हम में वह चारित्रिक अराजकता, अनास्था, व्यक्तित्व का बिखराव आ गया है। ऐसा कहना न केवल कुत्सित समाजशास्त्रीता है बल्कि हद दर्जे की निराशावादिता है। वस्तुतः शाही जी यह चाहते थे कि नए लेखक या कवि अपनी वैयक्तिकता को सुरक्षित रखते हुए सामाजिकता को आत्मसात करें। यह मान्यता लगभग वैसी ही है जैसे अज्ञेय की वस्तु सत्य और व्यक्ति सत्य के समन्वय की मान्यता रही है। शाही का दृष्टिकोण साहित्य में धर्म संप्रदाय निरपेक्ष मनुष्य को प्रतिष्ठित करना था। मध्यकालीन कवियों में ये इंपॉर्टेंट है, मध्यकालीन कवियों में जायसी नाम से उन्होंने एक बुक लिखी है। उन्हें इसलिए पसंद थे कि सब कुछ के बावजूद सृजनात्मक संवेदना ही उनकी रचना की केंद्रीय विशेषता है। जायसी जिसका प्रकाशन सन 1983 ईस्वी में हुआ था, इस जायसी ही उनकी एकमात्र व्यवस्थित समीक्षात्मक कृति है। शाही आलोचना के केंद्र में रचना को ही रखने के पक्षधर थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में शाही को अपनी रचनात्मकता से इतर कोई प्रतिबद्धता स्वीकार नहीं थी। तो बीच बीच में आप देख रहे हैं कि खुद आलोचकों के बारे में कुछ आलोचकों का कथन रहा है। जो विजय देवनारायण शाही की बुक है छठवां दशक और जायसी पर उन्होंने बुक लिखा है, ये इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। अगले जो आलोचक हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। डॉक्टर जगदीश गुप्त नई कविता आंदोलन से जुड़े रहे। आपकी दृष्टि में जीवन की विषमताओं का साक्षात्कार करके उनके बीच टूटते बिखरते संघर्ष करते हुए संवेदनशील मानव व्यक्ति को नई आस्था प्रदान करने में ही लोक मंगल की
सच्ची भावना निहित है। इस स्तर पर लोकमंगल की सर्वाधिक प्रतिष्ठा नई कविता के द्वारा की गई है। गुप्त जी मानववादी जीवन दृष्टि को आधुनिकता का प्रधान और मूल आधार मानते हैं। यहाँ पर गुप्त जी लिखा गया है, तो लक्ष्मी जगदीश गुप्त को आप ध्यान में रखिए। उनके विचार में आधुनिकता अपने सही अर्थ में उस विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से उपजती है जो व्यक्ति को वास्तविक युगबोध प्रदान करने के साथ साथ अधिक दायित्वशील, सक्रिय और मानवीय बनाता है। गुप्त जी इसी दायित्वशील, सक्रिय तथा नई आस्था से दीप्त मनुष्य को नया मनुष्य कहते हैं और इसकी प्रतिष्ठा नई कविता में करना चाहते हैं। इसे वे नई कविता के एक प्रतिमान के रूप में बहुचर्चित लघु मानव से अलग करते हैं। वे मानव को उसके सहज रूप से लघु मानने के विरोधी हैं। उनकी दृष्टि में लघुता दूसरों की महानता से उत्पन्न एक अभिशाप है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि विजय देवनारायण शाही का जो निबंध था लघु मानव के बहाने नई कविता पे लंबी बहस, उसी के कुछ विरोध में इन्होंने लघुता शब्द पर ज़्यादा जोर दिया है और इनका कहना है कि लघुता दूसरों की महानता से उत्पन्न एक अभिशाप है। वे कहते हैं कि मेरे विचार से मानव स्वाभिमान तथा व्यक्तित्व से संपन्न मनुष्य अपने को लघु माने ही यह आवश्यक नहीं है। यदि लघुता को एक मानव मूल्य माना जाए तो वह निश्चित रूप से स्वाभिमान का विरोधी है। गुप्त जी ने काव्य भाषा के संबंध में भी विस्तार से विचार किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने बिंब, प्रतीक, अर्थ की लय, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, अर्थ की लय पर विचार किसने किया है, तो जगदीश गुप्त का नाम आता है। इस क्रम में उनकी अर्थ की लय संबंधी स्थापना ने आलोचकों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया है। गुप्त जी ने कहा था कि शब्द में लय की स्थिति तो परंपरा से मान्य रही है, छंद उसी प्रकार नियोजित रूप है। अर्थ की लय की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। इस अर्थ की लय का संबंध नई कविता के रूप विधान से जोड़ा है। गुप्त जी ने अर्थ की लय की प्रेरणा इन्हें आईए रिचर्ड्स, स्टेफन स्पेंडर, हर्बर्ट रीड, G.H. लीविस आदि पाश्चात्य विचारकों के काव्य भाषा संबंधी चिंतन से प्राप्त हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि अर्थ की लय उनको कहाँ से उनके दिमाग में आया, तो ये सब विदेशी विद्वानों के तरफ से ही आया है। अर्थ की लय के अलावा इन्होंने भावनाओं की लय, रिदम ऑफ फीलिंग को ही गुप्त जी ने अर्थ की लय के रूप में स्वीकार कर लिया। गुप्त जी की एक अन्य स्थापना है रसानुभूति के समकक्ष सहानुभूति संबंधी। ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे अर्थ की लय है वैसे ही सह अनुभूति संबंधी इनका सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट, परीक्षाओं में कभी भी पूछा जा सकता है। तो जगदीश गुप्त को ध्यान में रखिए। जगदीश गुप्त मानते हैं कि नई कविता में प्राचीन आचार्यों द्वारा निरूपित रसानुभूति संभव नहीं, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व का परिहार नहीं होता। कवि और भावक दोनों के व्यक्तित्वों की सह-स्थिति बनी रहती है। यही है, सह-स्थिति को ध्यान में रखना है। वे कहते हैं कि कवि और भावक, भावक यहाँ पर क्या है, पाठक, दोनों के व्यक्तित्वों के सह अस्तित्व में अनुभूति की प्रेषणीयता संभव होने के कारण इसे सह अनुभूति कहना निराधार नहीं है, न अनुपयुक्त है। गुप्त जी ने साहित्य चिंतन अधिक किया है, व्यावहारिक मूल्यांकन कम किया। नई कविता के प्रतिष्ठित हो जाने के बाद जगदीश गुप्त का आलोचक रूप विश्राम की मुद्रा में आ गया। उनकी छवि आलोचक से अधिक एक आंदोलनकर्ता की है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में कुल 10 नए समीक्षकों पर बातचीत की। उम्मीद है कि उनसे संबंधित जितनी भी बातें रही होंगी आपके दिमाग में सतह दर सतह बैठती गई होंगी और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे होंगे वो भी आपके दिमाग में बैठ गए होंगे और जब भी परीक्षा में बैठने जाएंगे उससे पहले इन सभी को रिवीजन करके आप जाएंगे। तो कमेंट्स कर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।